नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमने दो एसोसिएशंस की बात की थी, यूरोपियन यूनियन और आसियान। सो फर्स्ट वी वर फोकसिंग ऑन यूरोपियन यूनियन जो कि 1 नवंबर 1993 को स्टैब्लिश हुआ था एंड द मोटिव ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर टू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन द मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड they were having the collaboration on the various policies also. They were having the same currency, same programs, same methods of development and one flag, one anthem and one foundation date. So this much we have studied in the first topic of European Union, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम यूरोपियन यूनियन ने आगे प्रोग्रेस कैसे किया, क्योंकि जो पर्टिकुलर यूनियन बनी थी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, कौन सा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को वो कितना चेस कर पाए और उसके साथ ही साथ वो आगे किस तरह से फंक्शन कर रहे थे, उनके फंक्शन का पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट था एंड हाउ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस टॉपिक। नाउ सी ऑन द ब्लैक बोर्ड द फर्स्ट वन दैट is the European Union has economic, political, diplomatic and military influence, as the European Union is the world's largest economy, biggest economy which influence Asia and Africa also. तो क्या था ये economic, political, diplomatic and military influence? Everywhere they are having the influence, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्री जो थी वो एसोसिएट हो गई थी, तो उनका अलग अलग स्फेयर में, चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, एवरीवेयर दे वर हैविंग द इन्फ्लुएंस। तो क्या था ईयू? तो ईयू इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विच इन्फ्लुएंस एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका की जो नियर बाय कंट्रीज़ थी उनको भी इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज इट वॉज हैविंग द बिगेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जो सारी मेन कंट्रीज़ थी दे वर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इसने क्या किया, जब एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है तो दे कीप influence on the other groups also, other associations also, others countries also। तो वो ग्रुप जो होता है अदर कंट्रीज पे, अदर एसोसिएशन पे इन्फ्लुएंस करता है। As the EU is the world's biggest economy which influence Asia and Africa। अब क्या था, ये कैसे फंक्शन करता है? Functions as important block in international world economic organization as the WTO। एक बहुत बड़ा एसोसिएशन जो कंट्रीज़ हैं उनको लोन देना, वर्ल्ड के इकोनॉमिक अफेयर्स को की मॉनिटरिंग करना, दैट इज़ WTO। तो दे आर वर्किंग एज इम्पॉर्टेंट एज द WTO इज़ वर्किंग। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वैसा ही इम्पॉर्टेंट वर्क ही ये कर रहे थे। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, इट हैज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी थी वो उसकी हुई क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर एजेंडा पे एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे कि दे आर गोइंग टू डेवलप द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्रीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी कंट्रीज़ की एक दूसरे पर पड़ रही थी। वो कैसे देखें आप, इन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस टू मेंबर्स EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एज वी ऑल नो। तो 2 मेंबर्स ऑफ EU जो यूरोपियन यूनियन थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दे गॉट द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। It means they are having the very good political and diplomatic relation। जब भी कोई बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है तो उसमें कौन सी कंट्री उसका पार्ट बनेगी, दैट इज़ टू बी सीन, एंड द कंट्रीज विच आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट they are going to get the they are going to give the influence on others and ultimately they are having the powers with them। उनके साथ में वो powers gain हो जाती हैं। That's why these particular 2 countries of the EU has become very important। So now see, the military and the EU combined forces are the second largest in the world by spending second after US। अब देखिए आप क्या है, मिलिट्री जो है किसकी, कंबाइंड जो फोर्सेस हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो EU में आपस में कोलैबोरेट हो रही हैं, कंबाइंड हो रही हैं,
वो सेकंड लार्ज हैं, किसके बाद? यूएस के बाद। यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है उसकी आर्मी के बाद मिलिट्री वे में अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी किनकी है? ईयू की है। मतलब यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उनके सारी आर्मीज़ को मिलाकर हम देखें तो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की जो आर्मी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? ईयू की हो जाएगी। देन ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव न्यूक्लियर असेस्ट। अब ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर असेस्ट था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए है? सोर्स ऑफ स्पेस एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है इन दीज कंट्रीज में, एज दीज कंट्रीज आर हैविंग द एसेस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिकेशन एंड द टेक्नोलॉजी, एंड द पर्टिकुलर टू कंट्रीज आर ब्रिटेन एंड द फ्रांस. So these are the particular topic in which they are collaborating to each other, एक दूसरे को help कर रहे हैं, एक दूसरे को से coordinate कर रहे हैं. But few are the points like they are not having matching the view. जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया था when US ने इराक में अपना इन्वेंशन किया, इराक को इन्वेस्ट किया, आगे बढ़ाया इराक में अपने एम्पायर को, देन ब्रिटेन ने तो उसको फेवर किया, बट जर्मनी और फ्रांस जो थे they were opposing that. So it is not compulsory that if they are the part of the particular union they are going to be agree on the same or they are going to have their concern in the same manner for the all views. They can have the difference of ideologies also. उनकी जो सोच है किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर वो भी डिफ़र कर सकती थी, जैसा कि इसमें इसने डिफ़र किया. तो बच्चों देखिए हमने आज अभी क्या पढ़ा, हमने यूरोपियन यूनियन जो थी वो क्या कर रहे थे कि उनका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ था? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस था. अब इकोनॉमिक में क्या देखा हमने कि इतनी बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी हो गई है वर्ल्ड की जिसने अफ्रीका और एशिया को भी इन्फ्लुएंस किया, एंड इट वाज फंक्शनिंग एज द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज द WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा एक पर्टिकुलर फोरम बना जिसमें ये वर्क कर रही थी. देन इन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखिए आप, 2 मेंबर जो थे इसके, ब्रिटेन और फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर बने कहाँ के? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN के. देन मिलिट्री अचीवमेंट उनके क्या हुए कि इनकी जो आर्मी है वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है आफ्टर US, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव द न्यूक्लियर arsenal and most influential source of space and the communication technology. अब space और communication technology में भी they have made a very important place. और जो इराक इन्वेजन हुआ था US का, it was favored by Britain but it was opposed by Germany and the France. सो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका यूरोपियन यूनियन था वो किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर रहा था वेरियस इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो. एवरी इशू वाज गोइंग टू बी डिस्कस अमंग द कंट्रीज़ एंड द मोटो वाज टू डेवलप द ऑल कंट्रीज़ टुगेदर. इकोनॉमी भी सबसे बड़ी बन गई, इसके साथ ही उनका जो ऑरा था, उनका इन्फ्लुएंस था वो पूरे वर्ल्ड पे स्प्रेड हुआ. इसके साथ ही they were having the consent on some issue and the differences also. कुछ कंसेंट थे, कुछ डिफरेंसेस थे. तो ये आपका हमारा टॉपिक जो था यूरोपियन यूनियन का वो कंप्लीट हुआ था. और यूरोपियन यूनियन जो है हमें ये बताया इसने कि किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ थी वो मिलकर आपस में एक पर्टिकुलर बड़ा एसोसिएशन बनाया और उन्होंने हमारे वेरियस इशू को इन्फ्लुएंस करते हुए वेरियस पार्ट्स को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, सभी को इन्फ्लुएंस किया. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे. डू रिवाइज द टॉपिक एंड जो हम लर्न करते हैं तो ट्राई टू गिव योर आंसर इन पॉइंट्स. जब हम आंसर को पॉइंट में लिखते हैं दैन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पॉइंट टू पॉइंट जब आपका आंसर एग्जाम में चेक करता है देन यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स. आप एक फुल मार्क जो हैं वो गेन कर पाते हैं क्योंकि पॉइंट जब आपके एक्यूरेट होते हैं तो उन एक्यूरेसीज के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलती है. बट जब हम पैराग्राफ में आंसर करते हैं तो इट सीम्स कि यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द आंसर. सो मेक द पॉइंट्स, एंड इन पॉइंट्स इफ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर दैन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड योर आंसर विल बी प्रेजेंटेबल.
So in the next topic we will study about the ASEAN, that is also very important, and that is the particular association for the Southeast nations. तो साउथ ईस्ट की जो नेशंस हैं उनको लेके बना, और वो किस तरह से कंट्रीज़ आपस में एसोसिएट हो रही हैं, कब बना, ऑल अबाउट दैट वी विल स्टडी. इसमें हमने पढ़ा था मार्शल प्लान के बारे में, जिस तरह से इकोनॉमिकली दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, दैन यूरोपियन यूनियन में किस तरह से कंट्री कोलैबोरेट हुई, अबाउट दैट वी हैव स्टडीड, विच वर द कंट्री विच आर द मेंबर ऑफ UN, फ्रांस और ब्रिटेन, उनके बारे में पढ़ा. ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके कैसे फ्रेम हो सकते हैं, कौन मेंबर थे परमानेंट, दीज टू वर द मेंबर्स ऑफ UN, एंड जो मिलिट्री में देखते हैं तो कैसी कौन से नंबर की है, सेकेंड लार्जेस्ट है, इकोनॉमी कैसी थी, वो बिगेस्ट थी, एंड किसने फेवर किया था इराक इन्वेजन का, ब्रिटेन ने किया था, एंड हू वाज अगेंस्ट, जर्मनी एंड फ्रांस. So in such a manner that this was the whole topic of European nations. आप इसको अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, बुक पे से पढ़ना बिल्कुल ना भूलें. बुक से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें और क्लियर होती हैं. So in the next topic we will study about the ASEAN, which is very important. और हमने इसके फ्लैग के बारे में कल देखा ही था, बताया था हमने आपको, और किस तरह से कंट्री ASEAN में एसोसिएट होती है, किन मुद्दों पर उनका कोलैबोरेशन होता है. दैट वी आर गोइंग टू फोकस इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो दैट्स ऑल फॉर डे. थैंक यू सो मच.